क्योंकि पैलेस का इन्फ्लुएंस काफ़ी था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था उनका, राजा का। पहले से ही चिंतित थे अपने सिक्योरिटी के बारे में। राजा को भी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करेंगे, सबको साथ ले जाएंगे। बड़ा झटका था जब पैलेस मैसेकर हुआ, जब आपकी पोस्टिंग नेपाल में होती है और उस वक्त जो पैलेस है उसके दरवाजे के भीतर एंटर करने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो जो लेटरबाजी हम कहें हिंदी में आप करते हैं और वो लेटर पहुंचता नहीं है जहां पहुंचना है, वहां से सफ़र शुरू होता है। लेकिन ये भी मैं देखता हूं कि जब आपके और पैलेस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो वो दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देता है। ज़रूर, क्योंकि पैलेस का इन्फ्लुएंस काफ़ी था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था उनका, राजा का। क्योंकि पहला जन आंदोलन जब हुआ तो उसके बाद राजा वीरेंद्र अपने एब्सोल्यूट पावर्स को सरेंडर कर लिया था, जो कि उनके करीब जो थे पैलेस में, फैमिली में, वो चाहते नहीं थे। लेकिन राजा पहले से ही चिंतित थे अपने सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि वो देख रहे थे कि सारे बॉर्डर में वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है बदल रहा था, पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ बढ़ रहे थे, और वो चाहते नहीं थे कि नेपाल का जो आइडेंटिटी है हिंदू राष्ट्र का, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते थे। उनको लगा ऐसा, तो वो धीरे धीरे भारत की ओर आना चाह रहे थे। और हमारे तरफ से नरसिम्हा राव जी ने ये तय किया था कि अब से हम एक ट्विन पिलर पॉलिसी फॉलो करेंगे, राजा को भी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करेंगे, सबको साथ ले जाएंगे, और नेपाल के जनता के हित इंटरेस्ट में जो है वही करेंगे। हम प्रो इंडिया, एंटी इंडिया लेबल वगैरह, हम ये सब लेबल रखना बंद कर लेंगे। क्योंकि आज का एंटी इंडिया कोई रहता है, कल प्रो इंडिया बन जाता है। और किंग वीरेंद्र का भी यही हुआ था। पहले राजा वीरेंद्र को हम बहुत ही एंटी इंडिया मानते थे, चीन की ओर वो देखते रहते थे। जोन ऑफ पीस प्रपोजल लाया था उन्होंने। लेकिन जन आंदोलन एक के बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने तो शायद वो सीख गए थे कि इस तरीके से नेपाल को चला नहीं सकते हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, और संबंध बेहतर होते गए। लेकिन ये ना पाकिस्तान को पसंद आया, न चीन को पसंद आया। चीन एक लो प्रोफाइल रख रहा था उस समय, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट सत्ते में आने लग गए। जब मैं पहुंचा काठमांडू तब उनका पहला कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी बन गए थे, और उसके बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी, माओवादी मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये स्पष्ट था कि नेपाल के भीतर जो इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, दलित के जो प्रॉब्लम्स हैं, जनजाति के जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उस कारण से माओवादी मूवमेंट को काफ़ी जोर मिल रहा था। तो इसमें किंग वीरेंद्र भारत की ओर देख रहे थे कि हम भारत के साथ कैसे काम, भारत को बहुत ट्रस्ट करना शुरू किए थे, और भारत की ओर से भी अच्छा रिस्पांस था। यहाँ पे कई सरकार बदलते गए, लेकिन हर सरकार, गुजराल साहब के टाइम में और वाजपेयी जी के टाइम में भी पैलेस के साथ अच्छे संबंध हम लोगों ने रखा। उसके बाद जैसा हमने कोशिश किया है किताब में लिखने के लिए कि धीरे धीरे माओवादी का मूवमेंट भी बढ़ता रहा, उनका जोर बढ़ता रहा। राजा वीरेंद्र को एक पर्सनल सा एक थ्रेट लगा, तो वो सोच रहे थे कि शायद माओवादी, पैलेस, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और इंडिया साथ में मिल सकते हैं। पहले ट्विन पिलर पॉलिसी था भारत का, तो धीरे से ये आइडिया आ गया कि इसको 3 पिलर पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में माओवादी को पूरा क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी स्पष्ट तरीके से और काफ़ी सिंसियर तरीके से ओरिजिनली चाहते थे कि नेपाल शुड बिकम एन इक्वल सोसाइटी, नॉट अ फ्यूडल सोसाइटी। तो माओवादी के विचार में थोड़ा बहुत बदल आ गया।
वो भी भारत के साथ बात करना उन्होंने शुरू किया, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में भी उनके विचार बदल गए, पैलेस के बारे में भी उनके विचार बदल रहे थे। लेकिन उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस आए जिसके बारे में मैं लिखा हूँ और अतुल जी और हमने भी लिखे हैं। तो उसके बाद कितना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो ये भारत और नेपाल के संबंधों में हम कहें कि बड़ा झटका था जब पैलेस मैसेकर हुआ, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जिस तरह से पूरा का पूरा राजमहल एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त साजिशों के गढ़ में था, और जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में न सिर्फ नेपाल को बल्कि हम देखें तो सब तमाम पड़ोसी मुल्कों को और दुनिया को भी दहलाने वाला था कि नेपाल के पैलेस में इस तरह के हत्याकांड को साजिशन अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक ये कह पाना, मुझे लगता है कि मैंने भी पूरी कोशिश की बुक में खोजने की कि इसके पीछे कौन था, लेकिन आपने भी उसको पेन डाउन नहीं किया। पर ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कम से कम दर्शकों के लिए कि इस साजिश का पूरा कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है और एक कितना बड़ा झटका था रिलेशंस में। नहीं, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि सारा सिचुएशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया था, क्योंकि माओवादी जानते थे कि वो 10 साल के बाद भी वो अपना जो स्ट्रगल था वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें किंग वीरेंद्र पे काफ़ी जोर था कि वो अपने आर्मी को भी इस्तेमाल करें माओवादी के खिलाफ। किंग वीरेंद्र चाहते नहीं थे ये, और इसमें भारत भी ये नहीं चाहता था, अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि माओवादी इसमें सक्सेसफुल रहे। तो माओवादी भी अलग अलग तरीके से उन्होंने बातचीत शुरू किया पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, राजा के साथ, भारत सरकार के साथ। भारत सरकार और राजा के बीच में भी बातचीत चल रहा था, और ये विचार शुरू हो गया था कि इसमें माओवादी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पैलेस शायद साथ में आके इसमें भारत का पूरा सपोर्ट मिल सकता है, जिससे कि नेपाल के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, और नेपाल साउथ एशिया में एक रियल सक्सेस स्टोरी बन सके, जिसमें प्रॉस्पेरिटी आ सके, इक्वालिटी आ सके, इंक्लूसिव ग्रोथ आ सके, और पीस, शांति आ सके। तो ये बातचीत शुरू होने वाला था, विचार शुरू हो गए थे, कुछ बात शुरू हो गए थे, लेकिन ISI के कान में आ गया था, जहाँ तक मुझे पता है कि ये शुरू हो रहा है, और माओवादी भी पैलेस के साथ बातचीत करना शुरू कर लिया। इसके पहले ISI और माओवादी के बीच में कुछ कांटेक्ट शुरू हो गए थे, और ISI का कहना ये था, पाकिस्तान का कहना ये था, और स्मगलिंग जो एक इंडस्ट्री है उनका भी कहना ये था कि देखिए, हमारे लिए पैलेस और भारत दुश्मन है। पैलेस और भारत यदि साथ में आ गए तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और माओवादी के लिए भी ठीक नहीं, तो क्यों ना माओवादी और ISI पाकिस्तान साथ में आ जाए। तो ये बातचीत उन्होंने कोशिश किया, लेकिन हमारे समझ में ये है कि ये माओवादी ने इनकरेज नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो माओवादी पूरे तरीके से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के साथ आना चाह रहे थे, कि वो देख रहे थे कि उनके लिए एक मौका है सत्ते में आने के लिए। तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं था, और इसमें कुछ फोर्स थे जो चाहते थे कि मोनार्की को ख़त्म कर लें, इसमें नेपाल भारत संबंध को बिगाड़ सके। हाईजैकिंग हुआ था, उसके बाद पैलेस मैसेकर हुआ, और जो सच्चाई जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उसके बारे में लिखा हूँ, उससे मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें राजा वीरेंद्र चाहते थे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। राजा वीरेंद्र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को स्वीकार कर लिए थे। भारत का एडवाइस ये था कि आप मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को छूइए मत, क्योंकि पैलेस में कई फोर्सेस ऐसे थे जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को भी ख़त्म करना चाहते थे और माओवादी को इस्तेमाल करना चाहते थे। इसमें अटल जी का और राजेश मिश्रा जी और जसवंत सिंह जी का एडवाइस क्लियर था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को छूइए मत, इसको और आगे बढ़ाना है। इसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में यदि हम माओवादी को ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको अलग पिलर के तरीके से नेपाल
के पॉलिटिक्स में आने दीजिए और मोनार्की को भी जीवित रख सकते हैं हम लोग। लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि चाहते नहीं थे, कुछ फोर्स ऐसे थे जो वो कतई नहीं चाहेंगे कि नेपाल ऐसा हो। भारत के खिलाफ थे।